सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होती है? Security analysis involves a systematic analysis of the risk return profile of various securities, which is to help a rational investor to estimate a value for a company from all the price sensitive information data so that he can make purchase when the market underprices some of them and thereby earn a reasonable rate of return। इसका मतलब क्या है? अगर मैं शेयर्स खरीदने जाती हूँ, अगर मेरे को सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है तो मैं खरीद के नहीं छोड़ सकती, मैं उसे खरीद के नहीं छोड़ सकती। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टमेटिक एनालिसिस करना पड़ेगा उसका, मुझे देखते रहना पड़ेगा उस कंपनी को कि हो क्या रहा है उस कंपनी के अंदर। तो इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एनालिसिस। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सिस्टमेटिक एनालिसिस करना पड़ेगा। सिक्योरिटी एनालिसिस में दो अप्रोचेस हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस है और एक टेक्निकल एनालिसिस है। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम ये बातें कर क्यों रहे हैं? मीन्स जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं, जब भी मुझे रिलायंस का शेयर्स खरीदना है या फिर मुझे किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो मैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस देखूंगी। फंडामेंटल एनालिसिस में 3 आते हैं, एक इकोनॉमिक एनालिसिस आता है, एक इंडस्ट्रियल एनालिसिस आता है, एक कंपनी आता है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में मतलब जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं उस कंपनी के क्या है, तो हम फंडामेंटल एनालिसिस मतलब बेसिक्स। ठीक है, कंपनी क्या बना रही है, क्या कर रही है, कहाँ से उसका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, तो ये सब है फंडामेंटल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द assumption that the share prices depend on the future dividends or expected by the shareholder। ये फंडामेंटल एनालिसिस किस assumption पे बेस है कि जो शेयर का प्राइस है ना वो किस पे डिपेंड करता है? फ्यूचर डिविडेंड्स पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल हम क्या सोचते हैं कि जो शेयर का प्राइस है वो डिविडेंड पे बेस होता है, डिविडेंड पे बेस होता है, फ्यूचर डिविडेंड जो होते हैं उन पे बेस होता है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज एट एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट एंड इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। कैसे हम निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, कैसे कैलकुलेट करेंगे? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड्स, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी डिविडेंड्स की, कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो एट एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट एंड इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या शो करती है? डिपिक्ट्स द ट्रू वैल्यू ऑफ शेयर्स। वो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? डिपिक्ट्स द ट्रू वैल्यू ऑफ अ शेयर। मुझे लेट्स से अगर आपको या फिर मुझे जिसको भी अगर शेयर खरीदना है तो मैं क्या देखूंगी? जो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करी है डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर, फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करी। तो अगर मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू 500 निकली है, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल प्राइस है वो 500 होना चाहिए था, बट शेयर का प्राइस अभी क्या चल रहा है? सिर्फ 100 रुपये। तो इसका मतलब 500 पहुंचेगा ये प्राइस, जो एक्चुअल वैल्यू क्योंकि 500 है तो 500 पहुंचेगा तो मुझे शेयर बाय कर लेना चाहिए। लेकिन अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है तो कम है तो शेयर प्राइस इसका मतलब ज़्यादा है, तो इसका मतलब मुझे नहीं खरीदना चाहिए। तो बेसिकली हमें इंट्रिंसिक वैल्यू को हमें देखना है कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है शेयर प्राइस के मुकाबले, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है तो मैं वो शेयर मैं खरीद लूँगी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो शेयर का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू तक जाएगा, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, जो एनालिस्ट होते हैं वो करते क्या है? स्टडी फैक्टर्स कैन इफेक्ट द सिक्योरिटी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड द इंडस्ट्री कंडीशंस एंड द माइक्रो फैक्टर्स लाइक अ इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, एक बात समझने वाली है। जैसे मान लो मुझे इंडियन कंपनी में शेयर्स, इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन है, यूएस का है, इंग्लैंड का है, वो खरीदना चाहता है इंडिया में शेयर्स, तो वो क्या देखेगा? पहले वो इकोनॉमी देखेगा ना कि हम भैया हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है। फिर वो इंडस्ट्री देखेगा कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। फिर जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा है जो ग्रो कर रही है उसमें जो कंपनी है उसकी कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर रही है। इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स आर टू बी असेस्ड व्हाइल एनालाइजिंग द ओवरऑल इकोनॉमी।
ठीक है। ट्रेंड्स इन पीपल्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन फ्यूचर। ठीक है, अगर मान लो किसी का पर्सनस के पास इनकम ज़्यादा है तो वो खर्च भी ज़्यादा करेंगे, इसका मतलब है कि ग्रोथ, इससे क्या पता चलता है, ग्रोथ पता चलती है। ट्रेंड्स इन अ पीपल्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री और अ कंपनी इन अ फ्यूचर। कंजम्पशन affects corporate profits, dividends and the share prices in the market। में कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इकोनॉमिक एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स है जैसे ग्रोथ, पहला फैक्टर क्या है, ग्रोथ रेट्स ऑफ ए नेशनल इनकम एंड रिलेटेड मेजर्स। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इकोनॉमी को देखेंगे तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें देखेंगे कि जीडीपी क्या ग्रोथ है, या फिर मानसून कैसा है, या फिर हमें जो और क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कैसा है। तो ये जो मेन जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम जीडीपी देखेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, मानसून देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखेंगे कि उसका रेट, ग्रोथ रेट क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का। ठीक है, तो ये जो चार फैक्टर्स हो गए जो हमें इकोनॉमिक एनालिसिस में देखना पड़ेगा। जैसे कि कौन कौन सा, ग्रोथ रेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड मेजर्स, और नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, ग्रोथ रेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इससे नेक्स्ट क्या हो गया, इन्फ्लेशन हम देखेंगे। ठीक है, और फिर क्या हो गया, हमें मानसून देखना है, क्योंकि मानसून क्या होता है, मानसून में, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो मानसून, ऑब्वियस बात है कोई भी कंट्री हो मानसून इफेक्ट करता है उस कंट्री को। कैसे इफेक्ट करता है, जैसे फसल हो रही है, गेहूं की फसल है, ठीक है, गेहूं की फसल है, और क्या हुआ, गेहूं की फसल लगी हुई है, बहुत तेज बारिश आ गई, गेहूं पक गए, सब कुछ है, रेडी है, कट करने के लिए रेडी है, बट क्या हुआ, बारिश आ गई। तो बारिश जब आ गई, गलत टाइम पे मानसून आ गया, गलत टाइम पे बारिश हो गई, तो क्या होगा, वो पूरे जो गेहूं है वो सब खराब हो जाएंगे, वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे वाली बात हो गई, सब वेस्ट हो जाएगा वो। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब गेहूं का जो है फसल खराब हो गई है तो फिर उससे आटा महंगा हो जाएगा, उससे जो दलिया है, ब्रेड है, और जो भी उससे जो आटे से रिलेटेड है, बिस्किट हैं, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो है मानसून किसी ना किसी तरीके से हर चीज़ पे इफेक्ट करता है। टमाटर की फसल है, टमाटर बारिश हो गई तो टमाटर का जहाँ 20 रुपये किलो मिल रहे थे वो 80 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मानसून पर डिपेंड करती हैं। ये तो देख लिया कि जो इकोनॉमिक एनालिसिस में फैक्टर्स हैं, मानसून हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हो गया, ये सब हमें देखना है, ये सब फैक्टर्स हमें देखने हैं। लेकिन कौन सी टेक्निक हम यूज़ करें, उन फैक्टर्स को देखने के लिए कौन सी टेक्निक हैं जो मुझे यूज़ करनी पड़ेंगी या फिर हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, कैसी टेक्निक्स हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। इकोनॉमिक एनालिसिस इज़ यूज्ड, जो इकोनॉमिक एनालिस्ट होते हैं, इज यूज टू फोरकास्ट द नेशनल इनकम विद इट्स वेरियस कंपोनेंट्स दैट हैव अ बियरिंग ऑन द कंसर्न इंडस्ट्री एंड द कंपनी इन अ पर्टिकुलर। ठीक है, इसमें पहली टेक्निक क्या होगी, एंटीसिपेटरी सर्वे। हम सर्वे करेंगे, सर्वे से दे हेल्प इन्वेस्टर्स टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द फ्यूचर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। जैसे हम इंडिया में कुछ लोगों का सर्वे करने लग जाएं कि बताओ आपको जो हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है, तो जो लोगों के व्यूज़ होंगे कि बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा जो इमेज है इंडिया की वो सारी सभी और अदर्स कंट्री में बढ़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमें अच्छा लगेगा, अच्छा ये इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, ये इंडिया का ग्रोथ रेट तो इंडिया तो काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें हमने पहली टेक्निक देखी, कौन सी पहली टेक्निक थी, एंटीसिपेटरी सर्वे। दूसरी टेक्निक है बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच, हम देखेंगे। ठीक है, वेरियस इंडिकेटर्स आर यूज टू फाइंड आउट हाउ द इकोनॉमी शैल परफॉर्म इन द फ्यूचर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बता देंगे कि भैया इकोनॉमी जो है वो कैसे ग्रो करेगी। जैसे कुछ इंडिकेटर्स लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ रफली कंसिडर इंडिकेटर्स होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दे लीड द इकोनॉमी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो रफली कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स हैं, दे रीच देयर पीक्स एंड ट्रॉट्स एट अप्रोक्सीमेटली द सेम इन द इकोनॉमी।
लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दे आर टाइम सीरीज डाटा ऑफ वेरिएबल्स दैट लैग बिहाइंड आर देयर कंसिक्वेंसेज विज़ द इकोनॉमी, दे रीच देयर टर्निंग पॉइंट आफ्टर द इकोनॉमी हैज़ रीच इट्स ओन ऑलरेडी। लैगिंग इंडिकेटर्स हैं जब काम हो जाता है उसके बाद पता लगे कि भैया इकोनॉमी घट रही है या फिर बढ़ रही है, तो ये होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। मतलब ये थर्ड टेक्निक क्या है? थर्ड टेक्निक है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। ठीक है, थर्ड टेक्निक का नाम है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। इन दिस अप्रोच अ प्रेसाइज एंड क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज डिटरमाइंड। ठीक है, इसमें क्लियर रिलेशनशिप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के वेरिएबल्स के बीच में देखा जाता है। इसमें क्या है? इसमें 4 स्टेप्स हैं। क्या है? 4 स्टेप्स हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप है हाइपोथेसाइज टोटल इकोनॉमिक डिमांड बाय। पहले क्या करेंगे? हाइपोथेसाइज करेंगे, मतलब अंदाज़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अंदाज़ा लगाएंगे टोटल की इकोनॉमिक डिमांड कितनी है। ठीक है, इसमें अंदाज़ा लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? हम फोरकास्ट करेंगे द जीएनपी बाय एस्टिमेटिंग लेवल्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स विच इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जब हमने फोरकास्ट कर लिया आफ्टर फोरकास्टिंग individual components of GNP, add them up to obtain the forecasting GNP। ठीक है, जो हमने सारा फोरकास्ट किया था उसको ऐड कर दो। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? फिर से कंपेयर करो। कंपेरिजन इज मेड ऑफ टोटल GNP thus arrived at with that from an independent agency for the forecast of GNP and then the overall forecast is tested for consistency। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच हो गई। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच हमने पहला पढ़ लिया इकोनॉमिक एनालिसिस। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में मीन्स जैसे हम इंडिया में, अगर किसी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो इंडिया की इकोनॉमी देख ली। फिर इंडिया की इकोनॉमी देखने के बाद हम देखेंगे कि इंडिया में इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, बट ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो ज़्यादा ग्रो कर रही है। व्हेन एन इकोनॉमी ग्रोज इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट ऑल इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी वुड ग्रो एट द सेम रेट। ठीक है, सारी इकोनॉमी सेम रेट से ग्रो करेंगी, बट हमें फिर भी कुछ फैक्टर्स हमें देखने होंगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स इन एडिशन टू इकोनॉमी वाइड फैक्टर्स। ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस में हमें देखने होंगे फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस को। ठीक है, इसमें जैसे इसमें क्या है? फैक्टर्स कौन कौन से हैं? विच फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री का एनालाइज करते हैं, उसमें कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम किस इंडस्ट्री में हम जाएंगे? जैसे हमें प्लास्टिक की इंडस्ट्री, जैसे लेट से अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं सोचती हूँ कि मैं प्लास्टिक जो कंपनी बनाती है या फिर प्लास्टिक वाली तो अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी तो मेरे लिए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्लास्टिक तो बैन करने वाली है, तो वो प्रोडक्ट तो चलने वाला ही नहीं है, तो वो मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा। तो हमें देखनी है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितनी होगी, लॉन्ग होगी कि शॉर्ट होगी। एन इंडस्ट्री यूजुअली एग्जिबिट्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी इन द इनिशियल एंड ग्रोथ स्टेजेस, मीडियम बट स्टडी प्रॉफिटेबिलिटी इन द मेच्योरिटी स्टेज एंड शार्प डिक्लाइन इन द प्रॉफिटेबिलिटी इन द लास्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये देखने के लिए कि मुझे किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। डिमांड सप्लाई गैप नेक्स्ट हमने पहला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दूसरा है डिमांड सप्लाई गैप। एक्सेस सप्लाई है कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है नहीं और उसका प्राइस गिर जाता है। एक्सेस सप्लाई रिड्यूसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द यूनिट प्राइस रियलाइजेशन। ठीक है, अगर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और हमें अब थर्ड पॉइंट हो गया बैरियर टू एंट्री। पहला हो गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दूसरा डिमांड सप्लाई गैप, थर्ड हो गया हमारा बैरियर टू एंट्रीज। ठीक है, एनी इंडस्ट्री विद अ हाई प्रॉफिटेबिलिटी वुड अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। द पोटेंशियल, अब जो भी इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ज़्यादा, तो वो अट्रैक्ट, हर कोई सोचता है कि मैं उस इंडस्ट्री में मैं भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, द पोटेंशियल
Entrants or to the industry, however, face different types of barriers to entry. Some of these barriers are innate to the product and the technology of the production, while other barriers are created by the existing firms in the industry. करने वाला पहला हो गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दूसरा हो गया डिमांड एंड सप्लाई गैप, थर्ड क्या था बैरियर्स टू एंट्री, फोर्थ क्या है गवर्नमेंट का एटीट्यूड। अब ऐसा हुआ था कि जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं उसकी बंगाल की, तो वहाँ पर टाटा ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, बट उसने क्या करा वहाँ से उसे परमिशन नहीं दी और बहुत परेशानियाँ उस टाटा कंपनी को झेलनी पड़ी और वहाँ से वहाँ पे वो फैक्ट्री स्टेबलाइज ही नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड देखना पड़ता है कि वो जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो कंपनी वाले हैं, उनके फेवर में कोई स्टेप लेती है या फिर उनके अगेंस्ट लेती है। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर हमारा फिफ्थ हो गया स्टेट ऑफ द कंपटीशन ऑफ द इंडस्ट्री। कंपटीशन हमें देखना पड़ेगा, फर्म विद लीडरशिप कैपेबिलिटी एंड द नेचर ऑफ द कंपटीशन अमॉन्ग्स देम इन अ फॉरेन एंड डोमेस्टिक मार्केट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। सिंपल सी बात है, एक तो कंपटीशन देखेंगे और अगर कोई पर्सन जो लीड कर रहा है, अगर वो पर्सन ठीक है, अच्छे से समझ रखता है, तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऑब्वियस सी बात है ग्रो करेगी। ठीक है, लीडरशिप हमें बहुत मायने रखती है। अब हमारा नेक्स्ट हो गया कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट कितनी है, फिर उससे प्रॉफिट कितना होता है, ये भी हमें देखना होगा। द प्राइस ऑफ अ शेयर डिपेंड्स ऑन इट्स रिटर्न। Price of a share depend on its return, which is return depends on the profitability of the firm. Profitability depends on the state of the competition in the industry. Cost control measures are adapted by its units and the growth in a demand for its products. Next है टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। अगर कोई कंपनी, वो ये ना कि जो समय के साथ साथ चलना होता है, अगर नोकिया जो एक फ़ोन जो बनाती थी छोटा वाला नोकिया 1100 वगैरह, नोकिया ने क्या करा एंड्रॉयड पे वो कभी शिफ्ट ही नहीं हुई, जबकि उसे दिख रहा था कि जो डिमांड है, जो टेक्नोलॉजी अपडेट करने की हमें ज़रूरत है, बट उसने अपडेट उसे नहीं किया। एंड्रॉयड आ गया मार्केट में, नोकिया को कोई भी नहीं पूछता। तो इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है। दे प्ले अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ एंड द सर्वाइवल ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। टेक्नोलॉजी इज सब्जेक्ट टू चेंज वेरी फास्ट लीडिंग टू द ऑब्सोलेसेंस, मतलब कि जो पिछड़ा हो गया है उसको बहुत मैटर करता है, जो है नेक्स्ट आगे बढ़ना है। इंडस्ट्रीज विच अपडेट देमसेल्व्स हैव अ कंपटीटिव एडवांटेज ओवर अदर्स इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, प्राइस एटसेट्रा। जब हम इंडस्ट्री एनालाइज करते हैं तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं। ठीक है, हमने फैक्टर्स तो देख लिए कि जो इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करते हैं। टेक्निक कौन कौन सी हैं उसमें, एक रिग्रेशन एनालिसिस है और जो कि हम पोर्टफोलियो में पढ़ेंगे, और एक इनपुट आउटपुट एनालिसिस है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स। क्या करता है ये, फ्लो ऑफ गुड्स को रिफ्लेक्ट करता है एंड सर्विसेज थ्रू द इकोनॉमी, इंटरमीडिएट स्टेप्स in a production process of goods proceeds from a raw material stage through final consumption. This is carried out to detect a changing pattern, trends and indicating growth decline of industries. ये क्या हो गया, इनपुट आउटपुट एनालिसिस हो गया। हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक एनालिसिस, पढ़ लिया इंडस्ट्री एनालिसिस, पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कंपनी एनालिसिस। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर with proper background against which shares of a particular company are purchased. ठीक है, इकोनॉमी ने बताया कि हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडस्ट्री ने बताया कि हम किसी भी इंडस्ट्री में परचेज कर सकते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, बैंकिंग सेक्टर हो, हम किसी भी इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हमें देखना अब क्या है, हमें नेक्स्ट अब स्टेप हमारा कंपनी का है कि हम किस कंपनी के हम शेयर्स खरीदें। अगर ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो हम टाटा के शेयर्स खरीदें या फिर किसी अदर कंपनी के खरीदें, या फिर हम बैंक की बात करते हैं तो हमें किस बैंक के शेयर्स खरीदने चाहिए, SBI के खरीदने चाहिए या मुझे पंजाब नेशनल के खरीदने चाहिए, किस बैंक के, या फिर HDFC के शेयर्स खरीदने चाहिए। क्योंकि तो हमें अब, क्योंकि इकोनॉमिक और इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद हमें कंपनी पर फोकस करना है। फिर हम कंपनी क्या क्या हम देखेंगे इसमें,
कंपनी एनालिसिस में क्या क्या हमें एग्जामिन करना है. दिस रिक्वायर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द कंपनी क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स. कंपनी जो, क्योंकि हमने इकोनॉमी देख लिया, हमने इंडस्ट्री देख लिया, अब हमें फंडामेंटल्स देखने हैं, हमें उस कंपनी के बारे में एग्जामिन करने हैं. तो हम क्या क्या देखेंगे अब इसमें. हमारा पहला पॉइंट है, इसमें नेटवर्थ देखेंगे और बुक वैल्यू देखेंगे. नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होती है. इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स लेस इंटेंजिबल एसेट्स एंड एनी कैरी फॉरवर्ड लॉसेज. ये अभी हमारा इंड एस में कन्वर्ट नहीं हुआ हमारा, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग अभी इसमें बता रखा है. बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है. नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से हमारा, हमने नेटवर्थ यहाँ पे कैलकुलेट, जितने भी कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उससे हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट फैक्टर है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स. सोर्स तो हमने पता लगा लिया, सोर्स हमें कि भैया हमें इतने 10 लाख रुपए मिले या फिर 10 करोड़ मिले, किस बैंक से मिले, लेकिन जो जिस कंपनी को मिले हैं उसे वो किस तरीके से यूज करता है, किस तरीके से वो यूज करता है, ये भी मैटर करता है. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज एंड द यूज ऑफ फंड्स इज नोन एज फंड फ्लो एनालिसिस. वन ऑफ द मेजर यूजेस ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस इज टू फाइंड आउट वेदर द फर्म हैज यूज शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स टू फाइनेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, तो मैं ये सोर्स तो देखने होते हैं, प्लस हमें जो पैसे मिल गए हैं उसका यूज अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है वो भी हमें देखना होता है. नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस. इसमें क्या करते हैं, वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ द एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू कंपेयर टू फर्म्स. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, हमने रिलायंस की देख ली, हमने टाटा की देख ली, किनकी ज़्यादा बेटर है तो मुझे उसमें कंपेयर करना पड़ेगा. कंपेयर अ फर्म अगेंस्ट अ सम बेंचमार्क फिगर्स. हमें देखना पड़ेगा कि इसका प्रॉफिट कितना है, इनका प्रॉफिट कितना है, तो ये मतलब कि कंपेयर हो जाएगा इससे. फॉर इट्स इंडस्ट्री एंड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ए फर्म ओवर टाइम. तो हम कंपनी का एनालिसिस करते टाइम हमें देखना पड़ेगा कि साइज और रैंकिंग देखनी पड़ेगी. ठीक है, अ रफ आइडिया रिगार्डिंग द साइज एंड द रैंकिंग ऑफ द कंपनी विद इन द इकोनॉमी इन जनरल एंड इन द इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर वुड हेल्प द इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन असेसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द कंपनी. कौन सी कंपनी है जो बहुत बड़ी है, तो किसके बेसिस पर उसकी रैंकिंग क्या है. जैसे हम एक और, जैसे रिलायंस कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे सबसे हाई है, तो नंबर 1 कंपनी होगी, उसकी रैंकिंग क्या होगी, 1 हो गई. किसी कंपनी का देखना है कि ग्रोथ रिकॉर्ड क्या है. अगर मुझे किसी कंपनी का ग्रोथ रिकॉर्ड देखना है, द ग्रोथ इन अ सेल्स, नेट इनकम, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ईपीएस इन द पास्ट फ्यू ईयर्स शुड बी एग्जामिन. और बेसी बात है, सबको पता है कि जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम देखते हैं पास्ट डाटा. ठीक है, कि उसकी अगर इस साल प्रॉफिट इतना है तो अगले साल कितना हुआ, इस अगले साल कितना हुआ, तो अब पीछे, तो ये सारा हमें देखना होता है. ठीक है, ग्रोथ रिकॉर्ड बोलते हैं हमें. नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालाइज करते टाइम फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स वुड हेल्प द इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन अंडरस्टैंडिंग. हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, उस समय क्या पता लगेगा, द फाइनेंशियल सॉल्वेंसी पता लगेगी, लिक्विडिटी पता चलेगी, द एफिशिएंसी विद विच द फंड्स आर यूज्ड पता लगेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेजेस ऑफ द कंपनी क्या है. From the investment point of view, the most important figures are PR, EPS, yield, book value, intrinsic value of shares हमें देखनी होती हैं. The yield and the assets backing of a share are important consideration in a decisions regarding whether the particular market price of a share is proper or not. देखना है कि कंपनी सस्टेन कर सकती है कि इस एनवायरनमेंट में कंपटीटिव एडवांटेजेस हैं क्या हैं. ठीक है, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसमें स्टेबल हो सकती है, नहीं हो सकती है. अ कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेस इज ड्राइवन लार्जली बाय इट्स एबिलिटी टू मेंटेन इट्स कंपटीटिव एडवांटेजेस. जैसे एप्पल कंपनी है, उसका तो अलग ही ब्रांड बन गया है. ठीक है, सैमसंग है,
ठीक है। क्रिएट अ सील अराउंड द बिजनेस दैट अलाउ इट इज़ टू कीप कंपटीटर्स एट ए डिस्टेंस पे रखते हैं ये हर किसी को। ये एप्पल को मतलब कोई टच नहीं कर पा रहा है, जो एप्पल का ब्रांड बन चुका है, जो सैमसंग का ब्रांड बन चुका है, बट जो अदर कंपनीज हैं वो इतना अभी उसके आगे आ नहीं पा रही है, टाइम लगेगा थोड़ा। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसी है। मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहे हैं वो, जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं, आपने देखा होगा कि अगर उसका मैनेजमेंट जो भी उसका बिहेवियर, उसका दुकान वाले का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है तो हम नेक्स्ट टाइम भी उसके पास चले जाते हैं। तो मैनेजमेंट का हमें बिहेवियर देखना पड़ता है। मैनेजमेंट का बिहेवियर ठीक है तो उसके एम्प्लॉय सही से काम करेंगे, बहुत मतलब ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंटेंजिबल फैक्टर, दिखता नहीं है बट होता है। Quality of management has to be seen with reference to the experience, skills and the integrity of the persons at the helm of affairs of the company. The policy of management regarding relationship with the shareholders is an important factor, since certain business houses believe in very generous dividend and the bonus distributions, while others are rather conservative होते हैं वो। To judge the management of the company is to read the management का discussion read कर लो, analysis report देख लो। It helps when top management people are also the shareholders, अगर शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। इफ लार्ज स्केल अनलोडिंग ऑफ देयर शेयर्स आर टेकिंग प्लेस एंड द समथिंग एल्स इज कम्युनिकेटेड टू द मीडिया, द इट इज अ साइन दैट द समथिंग इज wrong. To judge the effectiveness of the management is to see the past performance of the executive, say for 5 years के लगभग हमें देख लेंगे। गवर्नेंस देखना पड़ेगा। While judging the effectiveness of the corporate governance of an organization, whether company is complying with all aspects of clause 49, how well corporate governance policies serve stakeholders, quality of timeliness of the company financial disclosures, whether quality independent directors are inducted, ठीक है। अब क्या है, रेगुलेशंस भी देखनी है। क्या देखनी है हमें, रेगुलेशंस भी देखनी है। जो कुछ भी रेगुलेशंस है वो फॉलो कर रही है कंपनी की नहीं कर रही है। मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सैंक्टिटी है उसका मीनिंग क्या है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ रेगुलेशंस हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सेबी एक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर लिस्टेड कंपनी है तो फेमा और आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें ये भी लोकेशन एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, लोकेशंस एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। नेक्स्ट है लोकेशंस एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। डिटरमाइन इट्स इकोनॉमिक वायबिलिटी विच डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूशियल इनपुट्स लाइक पावर, स्किल, लेबर एंड द रॉ मटेरियल एट्सेट्रा। जैसे हमें नेक्स्ट क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग। जो भी अगर कोई कंपनी है, अगर उसमें किसी अच्छे पर्सन है, किसी उसने शेयर होल्डिंग है उस पर्सन की, तो बट पीएनबी में भी घोटाला हो चुका है, वो तो दूसरा केस है। बट पीएनबी इन विच एलआईसी जो बहुत बड़ी कंपनी है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैड अ सब्सटेंशियल होल्डिंग है पीएनबी के अंदर। व्हेन द बैंक वाज नेशनलाइज्ड हुआ था बैंक, द रेजिडुअल कंपनी प्रपोज्ड अ स्कीम whereby those shareholders who wish to opt out could receive a certain amount as compensation in cash ऑफ शेयर्स। मतलब जिस कंपनी के काफ़ी शेयर्स फटाफट से सेल हो जाते हैं, काफ़ी अच्छी मार्केट, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में सेल होते हैं। मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर, इसमें क्या है, mere listing of a share on a stock exchange does not automatically mean that the shares can be sold or purchased at a will। मतलब सिर्फ लिस्टिंग कराने से कुछ नहीं होता, अगर उस कंपनी की वैल्यू अच्छी है तो वो फटाफट से सेल और परचेज हो जाएंगे। सिर्फ mere listing of a share on the stock exchange does not automatically mean that the shares can be sold or purchased at will। Dispersal of shareholding with a special reference to the extent of public holding should be seen। टेक्निक यूज्ड इन अ कंपनी एनालिसिस, इसमें 3 टेक्निक्स हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और डिसीजन ट्री एनालिसिस। पहला है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन analysis. Simple regression is used when interrelationship covers 2 variables.
For more than two variables, multiple regression analysis is followed. Here the interrelationship between variables belonging to the economy, industry and the company are found out. ट्रेंड देखना है हमें. The relationship of one variable is tested over time using a regression analysis. It gives an insight to the historical behavior of the variables. Decision tree analysis. Next क्या है? Decision tree analysis. Information relating to the probability of occurrence of the forecasting value is considered useful. A range of values of variable with the probabilities of occurrence of each value is taken up. The limitations are reduced through decision tree analysis and use of simulation technique. In decision tree analysis, the decisions is taken sequentially with the probabilities attached to each sequence. To obtain the probability of the final outcome, various sequential and decisions given along with the probabilities of each sequence is to be multiplied and then summed up.